आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल गतिकी के आगे का पोर्शन, जिसमें समाकलित वेग समीकरण। तो सांद्रता पर आधारित वेग समीकरण को अवकल वेग समीकरण कहते हैं। और तात्कालिक वेग का निर्धारण जो है वो करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका मान सांद्रता और समय के मध्य खींचे गए वक्र के टी बिंदु के ऊपर में खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उसके ढाल को माप करके मतलब अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे वेग नियम जो है ज्ञात करना कठिन हो जाता है, अतः अभिक्रिया की कोटि भी ज्ञात करना कठिन हो जाता है। तो इस कठिनाई के निवारण हेतु हम वेग समीकरण को समाकलित करके समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमें सीधे ही मापे हुए प्रायोगिक आंकड़े जो विभिन्न समय पर सांद्रता और वेग के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं तो उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग समाकलित वेग समीकरण होते हैं। यहाँ पर केवल 12th क्लास के अंदर में सिर्फ और सिर्फ शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण हम व्युत्पन्न करते हैं। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो वो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रियाकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता या शून्य घातांक के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो उसके लिए जो वेग समीकरण वो हम लिख सकते हैं -dr/dt बराबर के आर की पावर 0। तो यहाँ पर पावर 0 होती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाता है -dr/dt इंटू के। तो इसको बाद में ये लिख सकते हैं, dt को उधर भेज देंगे तो dr बराबर -k इंटू dt। तो इसका समाकलन करने पर हम जानते हैं, इंटीग्रेशन करने पर क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पर आ जाएगा r बराबर k इंटू टी प्लस आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन का जो स्थिरांक है वो है, और t बराबर 0 पर क्रियाकारक की सांद्रता जो है वो r नोट है। तो r नोट प्रारंभिक सांद्रता है, और समीकरण के अंदर में r नोट का मान रखने पर i की जगह पर क्या रख सकते हैं, जैसे t बराबर 0 होने पर हम अगर समीकरण देखें तो i का मान क्या आएगा, r नोट के बराबर। तो i की जगह पर r नोट रखने पर हमारे पास ये वाली समीकरण आ जाएगी, r बराबर -k इंटू टी प्लस r नोट। इस समीकरण के अगर हम y बराबर mx प्लस सी जो है उसके अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m जो है वो होता है ढाल, तो उसका मान है -k। तो यहाँ पर जो ग्राफ है उसमें देख सकते हैं कि r और सांद्रता और समय के मध्य अगर हम ग्राफ खींचे शून्य कोटि के लिए तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होगा, जिसमें प्रारंभिक सांद्रता तो है वो r नॉट होती है और रेखा का जो ढाल है वो -k होता है। ठीक है, -k रेखा, इस रेखा का ढाल -k होता है। अंतःखंड है वो r नोट के बराबर होता है। तो ये वाला जो है अंतःखंड r नोट के बराबर है। तो इस प्रकार से अगर अपन सिर्फ और सिर्फ वेग स्थिरांक को अगर देखें k बराबर वो आ जाएगा आपके पास r नोट माइनस r, मतलब प्रारंभिक सांद्रता माइनस बाद की सांद्रता बटा t। तो शून्य कोटि अभिक्रियाएं जो है वो बहुत ही कम होती है और विशेष परिस्थितियों में ही ऐसी अभिक्रियाएं घटित होती है। कुछ जैसे एंजाइम वाली अभिक्रियाएं हैं या अधिशोषण वाली अभिक्रियाएं, वही शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए गैसीय अमोनिया का तत्व प्लेटिनम सतह पर वियोजन शून्य कोटि अभिक्रिया है, जिसको NH3। तो अमोनिया और हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ये क्या हो जाती है, वियोजित हो जाती है। तो ये वाली अभिक्रिया जो वो क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, तो इसका मान वेग जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसको शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो प्लेटिनम का सतह वो उत्प्रेरक का कार्य करती है, और इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड का ऊष्मीय वियोजन है वो शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से शून्य कोटि अभिक्रियाएं देखी जाती है, और ये इस प्रकार से उनका समाकलित जो वेग समीकरण है उसको व्युत्पन्न किया जाता है, और ये हमें ध्यान भी होना चाहिए। इसके बाद में आता है प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए। तो प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए जो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रियाकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है। तो अगर अपन वेग का समीकरण अगर ज्ञात करें तो यह आ जाएगा -dr/dt बराबर k इंटू r की पावर 1। तो इसको अगर अपन देखें तो सांद्रता के पदों को एक तरफ ले लें
तो क्या हो जाएगा dr/dt बराबर माइनस के इंटू dt। समाकलन कर लेंगे तो समाकलन करने से हमारे पास में क्या आएगा, ln, इसमें बेस e है इसका, ln r बराबर माइनस के इंटू टी प्लस आई। आई क्या है, समाकलन स्थिरांक, जैसे पहले शून्य कोटि के लिए लिया था। तो यहाँ पर अगर t बराबर 0 समय पर देखें तो हमारे पास में r बराबर क्या हो जाता है, r नॉट प्रारंभिक सांद्रता। तो यहाँ पर आपके पास में I का मान क्या आ जाएगा, ln r नॉट। 0 वाले के अंदर में सिर्फ और सिर्फ r नॉट आया था, इसमें ln r नॉट आ जाएगा। और I का मान वहां पर रख देने पर क्या हो जाएगा, आपके पास ये वाला समीकरण आ जाएगा, ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r नॉट। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखने पर हमारे पास साधारणता के पद एक तरफ ले जाएंगे तो ln r अपॉन r नॉट बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के इंटू टी। और k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर अगर आप देखो तो आपके पास में 1/t ln r अपॉन r नॉट की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह इधर अगर अपन भेज दें तो क्या हो जाएगा, r नॉट अपॉन r। तो अपने पास में ये जो r नॉट माइनस का जो चिन्ह है वो कैंसल आउट यहाँ पर हो जाएगा r नॉट अपॉन r करने से। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को छोटी छोटी जो मैथमेटिक्स है वो भी अपने को ध्यान होनी चाहिए। ये समीकरण कैसे आता है। इसके बाद में समय t1 के ऊपर में जो है वो आपके पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये वाले जो समीकरण है ना, इससे अपन t1 समय के ऊपर में ln r1 बराबर माइनस के इंटू t1 प्लस r ln r नॉट। और इसके बाद में t2 समय के ऊपर में हमारे पास में समीकरण आ जाएगा ln r2 बराबर माइनस के t2 प्लस ln r नॉट। ये दो समीकरण आ जाएंगे हमारे पास में। और समीकरण जो आपके पास इस समीकरण अपन में आपस में घटा लेते हैं तो घटाने पर क्या आ जाएगा आपके पास में, ln r1 अपॉन r2। ठीक है, घटाने के ऊपर में ये आ जाएगा। और आगे के देखो यहाँ पर आपके पास में माइनस के t1 माइनस कोष्ठक के अंदर में माइनस के t2। ये दोनों समीकरणों को घटाने पर आ जाएगा। ln जो है r नॉट है ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये पद कैंसल आउट हो जाएगा, ये दो बचेंगे ये वाले पद। तो इस प्रकार से आपके पास जो फाइनल जो इक्वेशन है वो आपके पास में आ जाएगी ln r1 अपॉन r2 बराबर k इंटू t2 माइनस t1। और इसको अगर अपन और ज़्यादा अगर लिखें तो k बराबर क्या आ जाएगा, 1/t2 माइनस t1 ln r1 अपॉन r2। और इस समीकरण 3.9 को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। समीकरण 3.9 जो है ना ये वाली, इसको अगर अपन लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ln r अपॉन r नॉट बराबर माइनस के टी। ठीक है, तो आपके पास में एंटी लॉग लेने के ऊपर में क्या आ जाएगा, r बराबर r नॉट e की पावर माइनस के इंटू टी। तो ये आ जाएगा आपके पास में। इस समीकरण 3.9 को y बराबर mx प्लस c के समतुल्य है। तो ln r और t के मध्य अगर ग्राफ खींचे तो हमारे पास में ढाल जो है वो माइनस के बराबर आ जाएगा। ये रहा समीकरण 3.9। यहाँ से देख लो अपन वापिस से, समीकरण 3.9 ये है ln r बराबर माइनस के टी प्लस ln r नॉट, y बराबर mx से इसकी तुलना कर लेंगे तो आपके पास में अंतःखंड है वो ln r नॉट आ जाएगा और ये m जो है ढाल है वो माइनस के आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है ये, यहाँ पर जो है इसका अंतःखंड ln r नॉट आ जाएगा, ढाल माइनस के आ जाएगा। इस प्रकार से जो है वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के अंदर में ln r और t के बीच में आलेख या ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर प्रथम कोटि के अंदर में ये प्रथम कोटि के वेग समीकरण 3.10 को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। समीकरण 3.10 ये वाली रही, इसको अपन
यहाँ पर लिख रहे हैं, वो ln जो है उसका बेस 10 कर दिया तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो log का जब बेस चेंज होता है ना, e से 10 में कन्वर्ट होता है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उसको k बराबर 2.303 अपॉन टी log r नॉट अपॉन r, इसको समीकरण को लिखा जा सकता है। और इसके बाद में log r नॉट अपॉन r बराबर के टी अपॉन 2.303। और इसके बाद में हम log r नॉट अपॉन r और t के मध्य अगर ग्राफ खींचे तो इसका ढाल जो है वो k अपॉन 2.303 होगा। ये ग्राफ ये रहा। log r नॉट अपॉन r और समय t के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार का ग्राफ आएगा आपके पास में। ठीक है, 45 डिग्री के ऊपर में जो है वो आपको सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, मतलब इस 45 डिग्री कोण के ऊपर में जाती हुई इस प्रकार की रेखा प्राप्त होगी। और एथीन का हाइड्रोजनेशन प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ पर एथीन का हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो आपके पास C2H6 प्राप्त हो जाएगा। अभिक्रिया का जो वेग है वो एथीन की घात है वो सांद्रता की पावर 1 के जो है उस पर निर्भर करेगा। और जितनी भी रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं होती है वो सभी की सभी क्या होती है, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं होती है। तो कॉम्पिटिशन एग्जामों में ये भी चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए। और N2O5 और N2O का अपघटन प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है। गैसीय कोई अभिक्रिया है जिसमें A जो गैस है वो B और C के अंदर में कन्वर्ट होती है। फिर उसके बाद में एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपके पास में, N2O5 जो है वो NO2 और हाफ O2 के अंदर में कन्वर्ट हो रहा है 318 केल्विन पर। प्रारंभिक सांद्रता दी गई है जो 60 मिनट के बाद में सांद्रता इतनी हो जाती है। तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए तो कर लेंगे। वेग स्थिरांक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो है वो log R1 अपॉन R2 बराबर K T2 माइनस T1 अपॉन 2.303। तो K का मान क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर T2 माइनस T1 मतलब 60 मिनट और प्रारंभ में वो है 0 मिनट है। और R1 का मान है वो प्रारंभ वाली सांद्रता और बटा में बाद वाली सांद्रता, इसको हल कर लेंगे। और उसके बाद में log 6.2 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा। कुल मिला के आपके पास में जो K वेग स्थिरांक का मान है 318 केल्विन के ऊपर में, वो आपके पास आ जाएगा 0.0304 प्रति मिनट। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान होना चाहिए कि अपन ने एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो है ना वो सेकंड इनवर्स भी होता है और मिनट इनवर्स भी होता है। तो वो सवाल पर निर्भर करता है कि कौन सा मात्रक है वो यूज किए करेंगे। यहाँ पर मिनट में दे रखा तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। अब कोई गैसीय अभिक्रिया जिसके अंदर में A का प्रारंभिक दाब है वो PI है और T समय पर जो दाब है वो PT हो जाता है। अब इसी अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पत्ति निम्न प्रकार से होती है कि कुल दाब PT जो है वो PA, PB और PC तीनों का टोटल होती है। आंशिक दाब है ABC गैसों के। और T समय पर A के दाब में X जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर की कमी आ जाती है। B और C के 1 मोल बनने पर उनके दाब में X जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वृद्धि हो जाती है। आपके पास में T समय पर PI है और इन दोनों के 0 और T समय पर इसके दाब के अंदर में PI माइनस X हो जाएगा, कुछ कमी आ जाएगी, उतनी इनमें वृद्धि हो जाएगी। तो T0 टाइम के ऊपर में प्रारंभिक दाब क्या है PI, तो PT समय के ऊपर में क्या हो जाएगा कि भाई PI माइनस PX ये रहा प्लस X टोटल क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में PI प्लस X। तो X का मान क्या हो जाएगा यहाँ से PT माइनस PI, इस समीकरण से यहाँ पर देख लीजिए X का मान ये आ जाएगा। और PA जो है वो क्या हो जाएगा PI माइनस X है PA, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा X का मान रखने पर PI माइनस फिर कोष्टक में PT माइनस PI, तो आपके पास में PA का मान है वो आ जाएगा 2PI माइनस PT। तो इसको आप समीकरण के अंदर में रखेंगे K बराबर क्या है 2.303 अपॉन T log PI अपॉन PA। तो पहले वाली सांद्रता बटा बाद वाली, तो यहाँ पर
पी आई, ये तो एज इट इज रहेगा 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई बटा पी ए का मान रख दो, पी आई के पदों में पी आई माइनस पी टी। तो ये आपके पास समीकरण आ जाती है जब आपके पास में जो क्रिया कारक है वो गैसीय अवस्था में है, उत्पाद भी गैसीय अवस्था में। फिर इसके बाद में एक न्यूमेरिकल दे रखा है, स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि के तापीय अपघटन में निम्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। ये एक आपके पास अभिक्रिया दे रखी है, N2O5 कन्वर्ट होता है 2N2O4 प्लस O2 में। तो जीरो समय जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई तो दाब है वो 0.5 है, और 100 सेकंड के बाद में जो प्रेशर है वो 0.512 हो जाता है। तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास में देख लीजिए, यहाँ पर प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर 0.5 है और इनके लिए 0 है। t समय के ऊपर में 0.5 में से इसके जो है वो यहाँ पर देख लो, N2O5 के दाब में 2x एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2x, और इनके N2O4 के अंदर में 2x एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वृद्धि हो जाती है, और O2 के लिए x एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वृद्धि होती है। तो आपके पास में जो Pt है टोटल जो प्रेशर है वो आ जाएगा N2O5 का प्रेशर प्लस N2O4 प्लस O2 का। तो यहाँ पर N2O5 का प्रेशर जो है वो आपके लिए क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 2x प्लस N2O4 के लिए 2x है और O2 के लिए x है। तो टोटल आपके पास जो मान आएगा 0.5 प्लस x। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा Pt माइनस 0.5। तो आपके पास में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ N2O5 का प्रेशर जो है वो 0.5 माइनस 2x, और x की जगह पर आप क्या रख सकते हो Pt माइनस 0.5। तो आपके पास मान आ जाएगा ये वाला 1.5 माइनस 2Pt। समय कितना है 100 सेकंड। 100 सेकंड के ऊपर में जो कुल प्रेशर कितना हो जाता है 0.512। तो आपके पास में यहाँ पर देखो N2O5 जो है वो 1.5 माइनस 2Pt। तो Pt का मान कितना होगा 0.512। तो आपके पास में N2O5 आ जाएगा वो 0.476 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और समीकरण के अंदर में समीकरण 3.16 का प्रयोग करने पर तो वही जो पहले वाले न्यूमेरिकल में जो समीकरण ली थी k बराबर 0.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन पी ए। तो t का मान क्या जाएगा 100 सेकंड, और लॉग प्रारंभिक सांद्रता 0.5, और बाद वाली जो है ये क्रिया कारक की सांद्रता के हिसाब से देख रहे हैं पी ए तो 0.476। तो आपके पास में कट पीट करके आ जाएगा 4.98 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि है तो उसका मात्रक जो है वो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा या मिनट इनवर्स होता है। सवाल कैसा दे रखा उस पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से दोनों न्यूमेरिकल है। फिर आता है अभिक्रिया की अर्धायु। तो अभिक्रिया को प्रारंभिक सांद्रता को आधा होने में जितना समय लगता है ना उस समय को अर्धायु कहा जाता है, उसको टी हाफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो शून्य कोटि के लिए आपके पास वेग स्थिरांक क्या था, वेग का जो मतलब स्थिरांक था k बराबर r0 माइनस r अपॉन टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी हाफ होने पर क्या हो जाएगा आपके पास जो r है बाद वाली सांद्रता वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। तो r बराबर r0 अपॉन 2। तो आपके पास जो समीकरण जाएगा k बराबर r0 माइनस r0 बाई 2 बटा टी हाफ। तो टी हाफ क्या जाएगा आपके पास r0 बटा 2k। तो शून्य कोटि अभिक्रिया में टी हाफ का जो अभिक्रियारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होते हैं, वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यहाँ से देख सकते हो अर्धायु, ये अर्धायु काल है वो r0 के समानुपाती है और k के व्युत्क्रमानुपाती है। फिर आगे चलता है प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग r0 अपॉन r। तो ये देख लो टी हाफ के ऊपर में r जो है वो r0 बाई 2 हो जाता है। तो समीकरण क्या हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग r0 बटा r0
बाई 2। तो यहाँ पर क्या जाएगा, आर नोट से आर नोट कैंसिल आउट आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा log 2। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के, ये टी हाफ को उधर भेज दिया, के को बटा में ले आए, और 2.303 अपॉन के इंटू log 2 का मान हो जाता है 0.301। तो इसको आप हल करोगे तो टी हाफ आ जाएगा आपके पास में 0.693 अपॉन के। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयुकाल है वो आपके पास में 0.693 अपॉन के प्राप्त होगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल जो है वो स्थिरांक होती है, अर्थात यह क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती, परंतु शून्य कोटि के लिए निर्भर करती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्धायु की गणना वेग स्थिरांक से, वेग स्थिरांक की गणना अर्धायु काल से आराम से कर सकते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ जो है वो समानुपाती होता है आर नोट के। शून्य कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का मान आर नोट पर प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसके बाद में एक न्यूमेरिकल प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान जो है 5.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स पाया जाता है। अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना करें तो सूत्र हमको पता है, तो हमको के का मान देगा तो टी हाफ का मान हम ज्ञात कर सकते हैं 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। हल करने के बाद में हमारे पास टी हाफ का मान आ जाएगा। फिर इसके बाद में आता है एक और न्यूमेरिकल है, इम्पोर्टेंट है ये। दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया जो है वो 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायु टी हाफ का 10 गुना होता है। तो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने के ऊपर में क्या हो जाता है, जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता माइनस 0.999 आर नोट, ठीक है। और अभिक्रिया का जो समीकरण है हमारे पास में वेग स्थिरांक है उसका मान 0.303 अपॉन टी log आर नोट अपॉन आर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.303 अपॉन टी log आर नोट रहेगा, आर की जगह पर क्या कर सकते हैं आर नोट माइनस 0.999 आर नोट। तो यहाँ पर क्या जाएगा ये 2.303 अपॉन टी, तो यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में log 10 की पावर 3 बचेगा यहाँ पर कट पीट करके, तो ये हो जाएगा 2.303 और पावर जो होती है वो आगे गुणा में आ जाएगी तो इंटू 3 log 10/10 का मान 1 हो जाएगा। तो t बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में 0.909 अपॉन के। और अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मतलब क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। तो यहाँ पर आपके पास में जो टी आ रहा है और अर्धायु काल जो हम जानते हैं, तो टी बराबर टी हाफ, तो टी का मान क्या है 0.609 अपॉन के, और अर्धायु काल के लिए क्या होता है 0.693 अपॉन के, तो ऊपर चला जाएगा तो के से के कैंसल आउट, तो लगभग ये आपके पास में 10 आ जाएगा। तो 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने पर जो समय लगता है वो अर्धायु काल का 10 गुना होता है। तो इस तरीके से हेंस प्रूव हो जाता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए देखिए यहाँ पर अभिक्रिया का प्रकार dr/dt माइनस के स्लोप, और समाकलन वेग नियम है के टी बराबर आर नोट माइनस आर आता है। आर और टी के मध्य ग्राफ अर्धायु काल आर नोट अपॉन 2k, और के की इकाई है वो सांद्रता समय इनवर्स। और प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाता है ये dr/dt बराबर माइनस के इंटू आर, और समाकलन वेग नियम है आर बराबर आर नोट ई की पावर माइनस के टी। और यहाँ पर ln r और t के मध्य ग्राफ और अर्धायु काल होता है वो क्या हो जाएगा ये 0.693 अपॉन के, और मात्रक है इसका समय इनवर्स या सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। तो कभी कभी परिस्थितियों में परिवर्तन के द्वारा अभिक्रिया की कोटि में भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे अनेक अभिक्रियाएं हैं जो प्रथम कोटि वेग नियम का अनुसरण करती है, यद्यपि वास्तविकता में उच्च कोटि की अभिक्रियाएं होती है। उदाहरण के लिए एथिल एसीटेट का जल अपघटन 2 अभिक्रिया कारकों वाली अभिक्रिया जिसमें एथिल एसीटेट और जल के मध्य अभिक्रिया होती है,
वास्तव में एथिल एसीटेट और जल की सांद्रताएं अभिक्रिया के वेगों पर प्रभाव डालती, परंतु जल अपघटन के लिए जल बहुत अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। तो अतः अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आप अभिक्रिया देख सकते हो, ये एथिल एसीटेट और जल के साथ में अभिक्रिया होने पर अभिक्रिया का जो वेग है वो जल की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण एथिल एसीटेट के ऊपर निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया के अंदर में जल की सांद्रता में कोई 10 मोल से 9.99 मोल हो जाता है, तो इसकी मात्रा में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता। अतः यह प्रथम कोटि अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है। ऐसी अभिक्रियाओं को छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। इच्छु शर्करा सुक्रोज का प्रतिलोमन जो है वो भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया का ही उदाहरण होता है। तो C12H22O11 प्लस H2O है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाते हैं। अभिक्रिया का जो वेग है वो सिर्फ और सिर्फ C12H22O11 पर ही, सुक्रोज पर ही निर्भर करता है, जल की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। तो इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया है वो प्रथम कोटि स्यूडो प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है, और ये जो न्यूमेरिकल्स है ये भी सॉल्व किए जा सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के जो और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और समय कितना लगेगा ये ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार से आपके केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर अभिक्रियाओं के लिए आपको समाकलित वेग समीकरण, अर्ध आयुकाल ज्ञात करना, उनके से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको आने चाहिए।